The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Minimum needs प्रोग्राम, ठीक। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इंदिरा गांधी की सरकार लेकर आई थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि हमारे 20 मिनिमम पॉइंट थे जिनको हमको पढ़ना था, जिनको हम पे फोकस करना था। 20 मिनिमम पॉइंट यानी कि 20 ऐसे कोर एरियाज जिन पे हमको डेवलपमेंट करना है थ्रू 66 सेक्टर्स, 66 सेक्टर्स के थ्रू। मैं ये जो 20 मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम है, इसके जो मिनिमम पॉइंट है वो आपको रीड आउट कर देती हूँ। जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है उसके जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। देखो, आपको सारे के सारे जो एरियाज हैं उनको रीड करने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत नहीं है। जो टीचर्स होते हैं वो पीपीटी पे आते हैं, पीपीटी पे लिख के पढ़ा देते हैं और फिर बच्चे को कहते हैं इनको याद कर लेना। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि सरकार का जो फोकस है, सरकार का जो एम्फेसिस है वो किस तरीके से शिफ्ट हुआ। सबसे पहला जो मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम था दैट वाज अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी, स्ट्रेटेजी फॉर रेन एग्रीकल्चर, बेटर यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, बिगर हार्वेस्ट, एनफोर्समेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर रूरल लेबर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल, 2 चाइल्ड नॉर्म। 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात देखिए कब से हो रही है। जो अब हमको लगता है कि ये सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ रही है, ये तो मतलब मुस्लिम्स को टैकल करना चाहती है या फिर मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है। कब से? कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी 2 चाइल्ड नॉर्म। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन को एक्सपेंस कीजिए। जस्टिस फॉर एससी एंड एसटी, जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो अपना जस्टिस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, provide them a way so that they could get the justice in the country. Equality for women की equality, women empowerment and new opportunities for women, housing for the people, improvement for slums, new strategy for forestry, protection of environment, concern for the consumers, energy for the villages, a responsive administration, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रिस्पॉन्सिव हो। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप देखिए अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी, यानी कि इन्होंने किन किन चीजों पे फोकस किया। एक तो हमको रूरल सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक। दूसरा हमको एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। एग्रीकल्चर पे किस तरीके से फोकस करना है बेटा? एग्रीकल्चर पे फिर हमको क्या करना है? what the other thing we need to do in agriculture sector, हमको एग्रीकल्चर पे एक तो जो इरिगेशन है उस पे इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाना है। इरिगेशन फैसिलिटीज के अलावा जो हमारा रेन वाटर है उसको करना है। हार्वेस्ट हमको ज्यादा चाहिए। उसके बाद में हमने एक्सक्लूजन की बात की, हमने पॉपुलेशन की बात की। पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करें, इस चीज की बात हुई। इसी के साथ में इसी के हिसाब से हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी है। जब हम पॉपुलेशन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि इकोनॉमिकल जो सेंस में हमारी चली जाती है, ठीक है। स्लम्स को इम्प्रूवमेंट, हाउसिंग फॉर ऑल। अब आप देखिए कि जो 20 मिनिमम पॉइंट्स प्रोग्राम है ये हम कब लेकर आए थे? ये हम लेकर आए थे 1969 से 74 के बीच में। अब हम एक थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इन सब में से कौन कौन सी चीजें आज भी प्रेवलेंट है। देखिए, अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी आपने देखा है कि जो रिसेंट टाइम है, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, रूरल एरियाज के इनकम को ग्रो करने की बात होती है। फिर उसके बाद में जो रेन एग्रीकल्चर है, यानी कि जो ऐसा एग्रीकल्चर जो कि मॉनसून पे डिपेंडेंट है, उसके लिए बेटर स्ट्रेटेजी की बात होती है। जैसे कि आप अगर किसी की फसल रेन खराब हो जाती है या ड्यू टू वेदर की कंडीशन खराब हो जाती है तो उसको आप इंश्योरेंस दिया जाता है, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, और एक पीएम किसान सम्मान निधि भी है। 6000 पर ईयर आपको एक असिस्टेंस मिलेगा 6000 रुपीज का इफ यू आर ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इसके बाद में इरिगेशन वाटर का हम बेटर कैसे यूज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर जो हमारा बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं, हार्वेस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को बेटर कैसे एनफोर्स कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ा, लेकिन जो लैंड रिफॉर्म हमने उसमें पढ़ा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, हमने देखा कि जो उसका एनफोर्समेंट था वो इतना अच्छा नहीं हो पाया था, उसका एनफोर्समेंट इतना सक्सेसफुल नहीं था। तो हमने क्या किया, वी डिसाइडेड टू गो फॉर द लैंड रिफॉर्म्स। हमने कहा कि जो लैंड रिफॉर्म्स में पहले कुछ कमियां रह गई हैं, लैंड रिफॉर्म्स 2.0 लेकर आएंगे और उसको हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। रूरल लेबर के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम करने की कोशिश की, उनको स्किल सेट देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री किसान
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कौशल विकास इंडिया, कौशल विकास योजना, इतनी सारी स्कीम्स हैं जो सरकार ने रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए बनाई है। उसके बाद में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन, इनफैक्ट अब तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही बन गई है इंडियन गवर्नमेंट में, उन्होंने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दिया है। और ये सरकार का टारगेट है कि हर घर में टैप वाटर हो, हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। ठीक, उसके बाद में हेल्थ फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना क्या है कि 5 लाख तक का आपका किसी भी, अगर एक फैमिली में किसी को भी इलनेस होता है तो वो अगर आप एडमिट होते हैं या फिर आउट ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं तो टिल द 5 lakhs यू विल गेट द कवरेज ऑफ दैट। इसके बाद में टू चाइल्ड नॉर्म में क्या है कि आपको 2 बच्चे जो हैं, हमारे 2 को प्रमोट करने की बात की गई। व्हेन एवरी कपल इज हैविंग 2 चाइल्ड इट विल लीड टू रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी, यानी कि जितने लोग पैदा होंगे उतने लोग मरेंगे, तो दैट विल लीड टू काइंड ऑफ ए स्टेबल पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो यूथ बल्ज और जो एक बहुत ज्यादा यूथफुल सोसाइटी होने से प्रॉब्लम आती है, उन सबको हम टैकल कर पाएंगे। देन देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसके रिस्पेक्ट में सरकार ने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में सरकार ने बोला कि जो राइट टू एजुकेशन है वो आप लेकर आइए। राइट टू एजुकेशन 2008 में आया, अंडर विच गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दैट कि टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स पढ़ना हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25% सीट्स को रिजर्व किया गया फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द मार्जिनलाइज्ड एंड द पुअर फैमिली। जस्टिस फॉर SC/ST के जस्टिस के लिए आप बहुत सारे डिफरेंट मेजर किए गए, जैसे कि ग्राम न्यायालय खोले गए, ग्राम न्यायालय वो खोले गए। और उसके अलावा अगर आप एक SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप अपना केस कोर्ट में रिप्रेजेंट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देन यू विल गेट द फ्री लीगल असिस्टेंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज नालसा। ठीक है, नालसा करके एक एक्ट आया था। इसमें इक्वालिटी फॉर विमेन इक्वालिटी की बात हुई। विमेन इक्वालिटी की बात तो इतने अच्छे तरीके से हुई कि 2005 से सरकार ने जेंडर बजटिंग करना शुरू किया, यानी कि बजट का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो जेंडर बजटिंग के लिए रख दिया। यानी कि अगर हमारा 100 करोड़ का बजट है और उसमें से 5 करोड़ हमने जेंडर बजटिंग में विमेन के ऊपर फोकस करना है, तो 5 करोड़ का खर्चा केवल विमेन सेंट्रिक चीजों पे होगा, उससे ज्यादा हम उसके अलावा और जगह भी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बेनिफिट है जो सिटीजन को मिलना चाहिए तो वहां विमेन को नहीं मिलेगा, वहां भी विमेन को बेनिफिट मिलेगा। बट मेल जो है, जो एक मेल सेंट्रिक सोसाइटी है, जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया, एक मान सकते हैं, उसको टैकल करने का एक सबसे बेस्ट तरीका जेंडर बेस्टिंग ही माना जाता है कि हम जब भी कोई हम एक बजट बनाए तो उसका एक स्पेसिफिक फंड निकाल के रख दें कि भाई ये औरतों पे खर्च होगा, इसे कोई टच नहीं करेगा, औरतें और बच्चों जनरली, क्योंकि औरतों और बच्चों को लिंक समझा जाता है। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज खोली गई। अभी आप देखेंगे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो आपको पूरी तरह इक्वालिटी का राइट दिया गया है। और आप ये मान सकते हैं कि जो मैटरनिटी लीव दी गई है कि 6 मंथ्स तक आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, टू प्रोवाइड देम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एज द मेल काउंटर पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउसिंग फॉर ऑल द पीपल, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एरियाज में भी है, अर्बन में भी है, जहाँ पे सरकार आपके घर कंस्ट्रक्ट करके आपको दे रही है, अदरवाइज आपको एक इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है, और उसमें भी लोन बहुत ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे है, और कुछ पैसा तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आई थिंक 2 to 2.5 लाख इज कंप्लीटली फ्री, एंड देन अबव दैट देयर इज अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउसिंग। इम्प्रूवमेंट फॉर द स्लम, आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में रिक्लेमेशन प्लान है। धारावी जो मुंबई में सबसे बड़ा स्लम है, इंडिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई धारावी में है। धारावी जो स्लम है उसको रिक्लेमेशन की बात हो रही है, उसको फिर से बनाने की बात हो रही है। दिल्ली में जितने झुग्गी झोपड़ हैं उनको फिर से बनाने के लिए सरकार अपना एक्शन प्लान लेकर आ रही है। देन न्यू स्ट्रेटेजी फॉर फॉरेस्ट्री यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, अगर आप एक ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो सिंस इंडिपेंडेंस कम होता ही जा रहा है। फॉरेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को हम डिप्लीट करके उसमें हम या तो अपना घर बना ले रहे हैं, या फिर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमें फॉरेस्ट है वहां पे काट के एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, वहां पे इंडस्ट्री लगा दिया। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है। अब आप देखते हैं कि हाथी आ गया पेड़ पे, सॉरी, अब आपने देखा होगा कि हाथी आ गया रोड पे। हाथी रोड पे नहीं आया है, हम हाथी के घर में घुस गए थे, हमने जंगल से रास्ता निकाला है।
वो उसी का घर था, हमने जंगल से रास्ता निकाल दिया। तो जो ये एक हमेशा से डिबेट चला रहता है कि हम ग्रोथ कितना करें, हम डेवलप कितना करें और हम इकोलॉजी को कितना मेंटेन करें, उसके लिए भी बात की गई। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की बात की गई। इन्वायरमेंट में आपको पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, मरकरी पोल्यूशन, इतने सारे तरीके के पोल्यूशन हैं, इतना सारा, हम एक तरीके से बोलते हैं इतना क्लीन हम खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का जो एक बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है, वो सब हमको टैकल करने के लिए बात की गई। अपार्ट फ्रॉम दैट कंज्यूमर के लिए कंसर्न कि कंज्यूमर को कोई खराब चीज़ ना बेच दे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1985 में आया, अगर आपको याद हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1985 में आया। उसके अलावा फिर अभी रिसेंटली उसका अमेंडमेंट किया गया, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ये चीज़ें भी चेंज होती जा रही है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग गाइडलाइन से रिगार्डिंग हमारी गाइडलाइंस आई, और वो जो गाइडलाइंस आई हैं उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, देन दे नीड टू टेल द ऑडियंस, दे नीड टू टेल एवरीबॉडी दैट इट इज ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो डिफरेंट टाइम पे एज द टाइम नीडेड चेंजेस आते रहे हैं, अमेंडमेंट आते रहे हैं। देन एनर्जी फॉर द विलेजेस की एनर्जी की बात होती है। प्यूरा मॉडल में भी पढ़ाया था, बहुत सीख के पढ़ाया था कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, यानी कि गांव के, इस देश के हर गांव के हर एक घर में आपको बिजली देना है, ये आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर आता है। रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, गवर्नेंस बेसिकली जो बेटर हो, उसके लिए हमने ई गवर्नेंस को अपनाया है। ई गवर्नेंस के मतलब आप किसी भी स्कीम्स के, किसी भी पॉलिसीज को आप टैकल डाउन कर सकते हैं। कैसे टैकल डाउन कर सकते हैं बेटा? आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं फर्स्टली। सेकेंडली आरटीआई इज ए वेरी मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट, एंड देन देयर इज अ लोकपाल एंड देयर आर डिफरेंट अदर मेजर्स। और उसके अलावा जितने भी आपकी सेंट्रल विजिलेंस की इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जैसे ईडी है, ईडी जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उनको देखता है, सीबीआई इंक्लूडिंग फाइनेंशियल क्राइम्स और भी सारे क्राइम्स को देखता है। तो डिफरेंट चीजें हम लेकर आए हैं। 20 मिनिमम पॉइंट्स प्रोग्राम ये है, मैंने आपको बताया कि क्या क्या एक एक प्रोग्राम है और उससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट होता जा रहा है। अब देखिए पॉलिटिक्स की बात देखिए। 20 मिनिमम प्रोग्राम जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी। कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी, उस इंदिरा गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट, उनका ही ये प्लान था कि हम इन मिनिमम पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, और इसमें 66 सेक्टर्स उन्होंने अलग अलग उसको सेग्रीगेट करके वो बनाने की कोशिश की थी। हमारा मेन फोकस 20 मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम पे है। मैं इसको इतना डिटेल में पढ़ाती भी नहीं, बट देर इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था इन्यूमरेट ऑन 20 मिनिमम पॉइंट्स प्रोग्राम, तो मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इन्यूमरेट द 20 पॉइंट प्रोग्राम्स एंड द कॉन्टिन्यूटी इन दोज 20 पॉइंट प्रोग्राम, कंटिन्यूअस हुए नहीं हुए, कितना उसमें अचीव किया। तो आप देखिए ये जो प्लान है, ये जो 20 मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी, राइट। लेकिन अब मैंने आपको जितनी भी स्कीम बताई है, क्या ये कांग्रेस गवर्नमेंट की है? नहीं। सारी जो स्कीम्स मैंने आपको बताई, आयुष्मान भारत योजना, सब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ठीक है, एमजी नरेगा आप इसमें बोल सकते हैं कि एमजी नरेगा जो है मेजरली कांग्रेस का एक इनिशिएटिव था, आरटीई कांग्रेस का इनिशिएटिव है। लेकिन जितना पिछले आई थिंक पिछले 2014 से, पिछले 7-8 साल से ये जो हमारी मोदी सरकार रही है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, जिसको हम बोलते हैं कि ये कांग्रेस को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप इनके कोर में जाके देखेंगे ना तो इकोनॉमिक पॉलिसी वही है। उन्होंने बोला रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करो, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। तो आप एक देख रहे हैं कि एक कोर जो है वो हर पार्टी का सेम है। When it comes to economy, everybody is focusing on the same thing, and you need to focus on the same thing. You cannot afford to change in the policy shift when the government changes, right? मैक्सिमम क्या होता है कि आप पॉलिसी के नाम चेंज करते हैं और दूसरे नाम से उसको लॉन्च कर देते हैं। तो यही है 20 मिनिमम पॉइंट्स प्रोग्राम। 20 मिनिमम पॉइंट्स प्रोग्राम से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस लिए बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक तो 1975 है, 2025 में जो भी बच्चा अटेम्प्ट दे रहा है उसके लिए 20 मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 24, 25, 26 इन तीनों सालों में से कोई भी दे रहा है, उसका रीजन ये है कि जब भी
किसी स्कीम को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 45 साल होते हैं, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स हमारा आया, और मेरे को तो यही लगता है कि इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 पॉइंट प्रोग्राम से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया, बाकी नोट्स में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा 20 मिनिमम पॉइंट्स प्रोग्राम के अलावा आप दूसरी चीज इसमें ये भी देख सकते हैं कि क्या वो कंटिन्यूअस है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सरकार चेंज हो गई तो क्या पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो उसका जवाब यही पॉइंट प्रोग्राम था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान सबसे बड़ा था, क्योंकि फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर एक 20 मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम है, जो एक अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, और मैं कोई भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, 1975 में जैसे कि आप सभी जानते हैं इमरजेंसी आई। ठीक, इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में क्या हुआ, नसबंदी की गई। नसबंदी में क्या हुआ बेटा, जबरदस्ती मेल स्टेरिलाइजेशन किया गया, यानी कि लड़कों को जो कि एक फर्टिलिटी की एज में है, उनको जबरदस्ती पकड़ के लेकर जाते थे और उनको स्टेरिलाइज कर देते थे। और मतलब इट वाज नॉट, मतलब लोग छुपते थे, जो घर के मर्द थे या जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो घर के जो जवान मर्द थे उनको छुपा के रखते थे कि कहीं सरकार के लोग आके इनको पकड़ के ना ले जाएं। जबरदस्ती नसबंदी हुई है, नो डाउट देयर इज कोर्सिव मेजर लिया गया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, बट क्योंकि ये इतने बड़े स्केल पे किया गया, ये इतने जबरदस्त तरीके से किया गया कि इसका हम इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। बाद में एक रिसर्च में पता चला कि जितनी भी नसबंदी हमने की, जितनी भी मेल स्टेरिलाइजेशन हमने किया, मोर देन 50% उसमें क्या था बेटा, वो अनसक्सेसफुल थे। तो मोर देन 50% लोगों को फिर से बच्चे हो गए, यानी इसकी वजह से बहुत ज्यादा फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट भी हुए कि तुम्हारे आदमी का तो मेल स्टेरिलाइजेशन हो गया था, तुम्हें बच्चा कैसे हो गया। तो विमेन को बहुत इश्यूज फेस करने पड़े, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं। सॉरी, थोड़ा फनी था, बट हाँ, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो सुनने को मिली। इस पे एक वेब सीरीज भी आई है, G5 पे एक वेब सीरीज भी है इसी टॉपिक पे, कि अगर मेल स्टेरिलाइजेशन हो गया तो बच्चा कैसे हो गया। तो बाद में जब रिसर्च हुई बहुत टाइम बाद, तो पता चला कि अरे दिस वाज द कंडीशन के मोर देन 50% ऑफ द मेल स्टेरिलाइजेशन वाज नॉट सक्सेसफुल, एंड इवन समटाइम्स इट हैपेंस दैट contraceptive just doesn't work and you ended up, and in the sometimes it works, sometimes it does not work। तो कोई भी प्रोटेक्शन का मेजर 100% श्योर नहीं होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत डायनामिक, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसके बहुत ज़्यादा वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एक कंटोर में उसका डिफरेंस आप देखने के लिए देख सकते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिवोर्स हुए लोगों के। मैंने बहुत लोगों की कहानियां पढ़ी कि विमेन को डिसअबेंडेंट कर दिया गया, देवर अबेंडेंट, उनको ना ससुराल में रहने के लिए मिला ना मायके में रहने के लिए मिला, दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन द शेल्टर हाउस, इन वर्किंग एज एन डोमेस्टिक हेल्प इन समवेयर एल्स फ्रेंड्स। सो दिस वाज अ वेरी सैड रियलिटी, बट या दैट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। एंड इमरजेंसी के टाइम पे पॉलिटिकल कोनोटेशन तो आपको पता ही है कि जितने भी बीजेपी के आज बड़े बड़े लीडर हैं सब जेल में थे, सबको जेल में डाल दिया था। इमरजेंसी क्यों हुई, इसके क्या रीजंस थे, उस सब में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। चलिए, अब देखिए, जब 1975 में ये सिचुएशन हुई, इमरजेंसी हुई, इमरजेंसी के बाद में जब इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में इलेक्शंस में कांग्रेस सरकार बहुत बुरे तरीके से हार गई, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हार गई। और उसमें क्या हुआ कि आपकी जो जनता गवर्नमेंट थी, जो बीजेपी थी, बीजेपी का नाम उस टाइम पे जनता गवर्नमेंट था, जनता पार्टी था, तो जो जनता गवर्नमेंट थी वो आई 1978 में। जनता पार्टी ने सरकार बनाई मोरारजी देसाई के अंदर में, लेकिन जो इकोनॉमी थी ना, वो इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि 1978 से 80 के बीच में हमने केवल क्या किया, रोलिंग प्लान लेकर आए, यानी कि केवल प्लान लेकर आए। जैसे हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडे था, यहाँ पे प्लान हॉलीडे आया। 1978 से 78 के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही। 1980 में फिर से इलेक्शंस हुए, यानी कि जो सरकार थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन हट गया था, ये सरकार फिर से अपनी मेजोरिटी को लूज कर गई थी। तो 1980 में फिर कांग्रेस आई, फिर से पावर में आई। 1980 में कांग्रेस फिर से पावर में आई और इन्होंने एक डिफरेंट प्लान को लॉन्च किया, जो कि एक डायरेक्ट अटैक कर रहा था पॉवर्टी की प्रॉब्लम को। और उन्होंने क्या किया कि हम पॉवर्टी, जैसे कि सरकार पहले से बोलती आ रही थी, पॉवर्टी पे इन्होंने अटैक किया और साथ में अपनी इकोनॉमी को उन्होंने
एक्सपेंड करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।